आश्चर्यजनक बात है, मैंने बताया ना अभी कि कोविड में आपने 2 साल काम लिया, 24 महीने, 5 महीने का देकर बैठे हुए हैं, 19,000 जेब में रखे हुए हैं। ये हालत है, इनके 20 काम का पैसा गायब है। बात कर रहे हैं तो वो बताया जा रहा है उसको कि आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम अगर भ्रष्टाचार के सवाल को कह रहे हैं कि भाई इसको ठीक करिए, आपने तो वादा किया था ना उत्तर प्रदेश की सरकार से, जनता से, कि करप्शन पर हम 0 टॉलरेंस रखेंगे। तो जब आपका करप्शन पर 0 टॉलरेंस है, तो फिर ये जो 1,000 करोड़ रुपए की और 1.5 लाख करोड़ की जो हेराफेरी है और वसूली है, इसके खिलाफ आपका टॉलरेंस कहां चला जाता है, 0 टॉलरेंस कहां जाता है? मेरा सवाल तो यही है। वो कह रहे हैं आप क्यों बोलते हैं, आप क्यों बोलते हैं? हम लोग एक राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त महासंघ के हिस्से हैं और इस प्रदेश भर प्रदेश में भी हमारे महासंघ को मान्यता है। केंद्र से, दिल्ली से भी हमारा महासंघ राष्ट्रीय महासंघ है और उत्तर प्रदेश में भी हमारा महासंघ को उत्तर प्रदेश सरकार ने भी मान्यता दे रखी है और उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन हमारे संगठन का हिस्सा है, हमारे महासंघ का। हम क्यों नहीं बोलेंगे उसके लिए? हम साथियों नमस्कार, हलचल न्यूज़ में आज हमारे साथ एक खास शख्सियत हैं जिनके साथ हम बातचीत करेंगे। सरकारों पर भ्रष्टाचार और जनविरोधी होने के आरोप हमेशा से लगते रहे हैं। अन्ना आंदोलन आपको याद होगा, भ्रष्टाचार के नाम पर ही सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। बावजूद इसके वो सुनने और मानने को तैयार नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आवाज़ उठाता है तो खुफिया एजेंसियों, सीबीआई, ईडी, पुलिस का इस्तेमाल करते हुए उसे खामोश करा दिया जाता है। इस बीच एक आशा वर्कर्स का आंदोलन पिछले कई वर्षों से लगातार उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, लगभग पूरे देश में ये आंदोलन जारी है। लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग सुनने को तैयार नहीं हैं। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी आशा वर्कर्स इन दिनों आंदोलन में है। वो अपने दमन और शोषण के खिलाफ लगातार आंदोलन में है। इस पूरी लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका में एक खास शख्सियत हैं विजय विद्रोही जी, जो आज हमारे बीच हैं। आज हम इस पूरे आंदोलन पर उनसे कुछ बातचीत करेंगे। नमस्कार विद्रोही जी। नमस्कार, मैं विजय विद्रोही, उत्तर प्रदेश ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस का अध्यक्ष हूँ। आपने अभी आशा वर्कर्स का 31 जनवरी से 2 फरवरी तक का एक लखनऊ के इको गार्डन में 3 दिवसीय एक बड़े महापड़ाव का आयोजन किया, जहां पे सुना है कि सरकार के साथ आपकी कुछ बातचीत भी हुई। तो क्या उसके बारे में आप बताइए थोड़ा सा। देखिए, ये जो महापड़ाव हम लोगों ने किया था, ये एक 2 वर्ष से एक चल रहे धारावाहिक आंदोलन की ही एक कड़ी का हिस्सा था। इसके पहले हम लोगों ने कई बार लखनऊ में प्रोटेस्ट किया। 25 सितंबर को गए थे, पिछले साल 2022 में हम लोग सितंबर में गए थे। मार्च के महीने में हम लोगों ने इस पूरे प्रदेश के अंदर धारावाहिक आंदोलन 1 महीने का चलाया। सरकार हमारी बात सुन नहीं रही थी, तो हम लोगों ने अब की बार लखनऊ में 3 दिन का महापड़ाव रखा और उसमें प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से 20,000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। सरकार से बातचीत तो नहीं, लेकिन एक औपचारिक शुरुआत जरूर हुई है। हमको पता था, हमें सरकार से कोई बहुत उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि केंद्रीय बजट उसके 1 दिन पहले आया था और उस बजट में स्कीम वर्कर्स के लिए कुछ नहीं था। उसमें स्कीम वर्कर्स में आशा है, आंगनबाड़ी है, मिड डे मील है और दूसरे कुछ हिस्से हैं।
तो उनके लिए उस केंद्रीय बजट में कुछ था नहीं। 2 साल पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उसी पार्लियामेंट में घोषणा की थी कि हम आयुष्मान कार्ड के दायरे में आशा वर्कर्स को, आंगनवाड़ी को, मिड डे मील को लाएंगे, जिसमें 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य का सुविधा उनको प्राप्त हो जाएगा। तो केंद्रीय बजट में अब की बार फिर उसी बात को उन्होंने दोहराया था और बाकी उन्होंने कहीं कोई बात दूसरा कुछ नहीं कहा। उन्होंने उनके इंसेंटिव्स के बारे में, उनकी परमानेंसी के बारे में, उस बारे में कोई बात नहीं हुई। तो राज्य सरकार से भी कोई बहुत उम्मीद नहीं थी। तो बातचीत हुई और बातचीत में कुछ सुधारात्मक बातें हुई। कुछ हमारे हम जो क्लेम कर रहे थे कि ये पेमेंट हमको मिलने चाहिए थे और वो कह रहे थे भाई ये है नहीं आपका, तो उसमें कुछ थोड़ा बहुत बातचीत हुआ है कि कोविड में जैसे हमसे 24 महीने आपने काम लिया और हमको आपने 5 महीने का पेमेंट दिया, तो हम क्लेम कर रहे थे कि भाई केंद्र सरकार ने हमको 1000 रुपए का एश्योरेंस दिया था कि आपको 1000 रुपए पर मंथ कोविड में काम करने का मिलेगा। तो महामारी अधिनियम 2022 की 31 दिसंबर तक, मार्च 2020 से जारी रहा। तो ये 2 वर्ष आपने हमसे विभिन्न रूपों में काम लिया। तो जब और पेमेंट आपने 5 महीने का आपको दिया, तो 19,000 रुपए का एक क्लेम था कि 19 महीने का ये पेमेंट हमको मिलना चाहिए। तो उस पर एक सहमति क्या बनी, इसे स्वीकार किया राज्य ने कि नहीं ये पेमेंट आपका हमारे पास है। और ये क्यों भुगतान नहीं हुआ, मतलब ये प्रश्न उनके सामने भी है और हमारे सामने भी है। तो एक बात तो ये हुई कि जिसको इनकार कर रहे थे उन्होंने माना कि ये पेमेंट है आपका। एक दूसरा था, मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की थी जुलाई 2019 में कि 750 रुपया राज्य वित्त से इनको दिया जाएगा। तो वो 28 महीने का पैसा वो गायब था, कागज पर उसका भुगतान माना जा रहा है, घोषणा में माना जा रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने उस 750 और 750 और मिला करके 31 दिसंबर 2021 को उन्होंने उसे कहा 1500, तो 1500 का भुगतान शुरू हो गया, लेकिन वो 750 नहीं मिला। तो वो 21,000 रुपया 28 महीने का जो बनता है उसको इस बातचीत में स्वीकार किया कि ये भुगतान अगर नहीं हुआ है तो इसे किया जाएगा। वो किन परिस्थितियों में नहीं हुआ, इस पर विभाग अपना आंतरिक सर्वे करेगा, आंतरिक जांच पड़ताल करेगा। तो ये 2 सवाल था। ये था। तीसरा ये था कि जो मृतक, जो हमारी दुर्घटनाओं में आशा वर्कर्स का डेथ हो जाता है काम के दौरान, उनका कोई इंश्योरेंस नहीं है, उनको कुछ, उनके परिजनों को कुछ नहीं मिलता है। तो उस पर एक बातचीत थी। तो पता लगा कि 2 लाख का एक बीमा था और उसे बैंक और बिचौलिया, वो जो बीमा कंपनियां हैं, सरकार ने तो बहुत सारी प्राइवेट कंपनियों को बीमा दे रखा है, इनके बीच में फंसा हुआ है। उसमें सीएमओ इन्वॉल्व है, स्वास्थ्य समिति का चेयरमैन इन्वॉल्व है, बैंक इन्वॉल्व है और वो एजेंट इन्वॉल्व है, जो एजेंसी जो इनको बीमित कर रही थी। तो वो 2017 से अभी तक जो मृतक हैं उनके बारे में भी एक बात बनी कि उस कारण को दूर किया जाए और उनको बीमित राशि उनके परिजनों को दी जाए। एक सवाल इस पर भी। तो ये कोई मांग का हिस्सा नहीं है, ये कोई मांग पूरी कर दिया, ये हमारा पहले से मौजूद था, जो ये हमको नहीं दे रहे थे। दूसरा ये है कि आयुष्मान कार्ड हम लोग, हमारी जो आशा वर्कर्स हैं वो कई वर्षों से बना रही हैं और उनका उसके बदले में कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता है। तो अभी वो उसका नोडल अफसर कोई और है, उसकी कोई एजेंसी दूसरी है, उसका कोई निदेशालय दूसरा है। तो उस आप काम हमसे एनएचएम ले रहा है और आप हमको ये कह के बच निकलते हैं कि भाई हम उनसे पैसा मांग रहे हैं, वो हमको दे नहीं रहे। तो इसमें एक सहमति बनी कि इसका एक आकलन किया जाए और आकलन करके इसका भी भुगतान किया जाए। तो ये कुछ, ये मांग वांग का हिस्सा नहीं है, ये तो मान लिया हमारा था जिसको हम आंशिक रूप से हासिल कर सके हैं। और बाकी करप्शन के सवाल पर हमारा, इस पर मैं वर्षों से इस सवाल पर शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, करता रहा हूं। हजारों पत्र लिखे गए कि प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़े पैमाने पर आशा वर्कर्स से अवैध वसूली होती है, डरा करके आपको नौकरी से निकाल देंगे, आपका पैसा नहीं भेजेंगे, ये सब कह करके उनका वाउचर जमा करते समय उनसे नकदीकरण कर लेते हैं। उनको 10,000 मिलेगा तो 6,000 ले लेंगे, उनको 2,000 मिलना है तो 500 ले लेंगे। ये एक आकलन हमने किया था, एक अध्ययन किया गया कि 1,000 करोड़ से ऊपर की वसूली लूट है एक तरह की।
ये कर लेते हैं, इसमें डॉक्टर शामिल है, इनका जो एनएचएम का जो नेटवर्क है जिसमें बीसीपीएम है, ऊपर बैठे हुए इनके जिला प्रोग्रामिंग अफसर्स हैं, नीचे और तमाम एक चेन है इनकी पूरी। तो ये चेन पूरी एक लूट कर रही है। इस पर एक बात साफ हुई, जब बातचीत हुई तो इस पर शासन का जो ऊपरी हिस्सा है वो इसे जिस तरह से खारिज कर रहा था और इस पर जिस तरह की उनकी तीखी प्रतिक्रिया आ रही थी, उससे एक बात पुष्ट हो गई कि इसकी जड़ें नीचे से ऊपर तक हैं। ये इतनी बड़ी चोरी ये अकेले कोई नहीं कर सकता है। एक बात तो ये हुई कि ये जो वसूली है ये एक रैकेट है और इस रैकेट में इसके तार ऊपर से नीचे तक जुड़े हुए हैं और नीचे से ऊपर तक जुड़े हुए, इसीलिए हजारों वीडियोस मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल पर है, स्वास्थ्य मंत्री के एक्स हैंडल पर है, एनएचएम के निदेशालय में सैकड़ों ईमेल है, मुख्यमंत्री के कार्यालय में सैकड़ों मांग पत्र हैं जिनमें और आरोप ही नहीं है, इसके सबूत हैं, लेकिन उन सबूतों पर कोई कार्रवाई किसी चूहे के खिलाफ भी नहीं हुई। तो वो जो बातचीत में जब जिस तरह का रुख आया उससे लगा कि नहीं ये सब प्रोटेक्टेड है और इस पर और तीखी लड़ाई की जरूरत है। एक तो ये सवाल था। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे बेनामी खातों में पैसे ट्रांसफर कर लिए जाते हैं, बहुत सारे मदों के पैसे आ रहे हैं और इनसे मान लीजिए जैसे 53 तरह का काम लिया जाता है, 53 वर्क्स है और 53 कामों में 6 काम का वाउचर मारा जाता है, यानी कि आप 47 काम फ्री में कर रही हैं। जबकि एनएचएम का निदेशालय कहता है कि नहीं हर काम का आपको हम पैसा दे रहे हैं, तो हमारे बाकी काम का पैसा कहां जाता है? तो वो एक उसका भी एक पूरा रैकेट है। तो एक हम लोग कह रहे हैं कि ये इसका एक आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाए और कमेटी बना करके जो बड़े पैमाने पे हेरफेर होता है प्रदेश के अंदर, इस हेरफेर को रोकने के लिए कुछ किया जाए और अब तक जो हेरफेर हो गया है उस पैसे की रिकवरी करके इनको भुगतान कर दिया जाए। ये दो सवाल पर तो वो कुछ बात करने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है, इसलिए कि बहुत बड़ा मामला है। एक तो ये सवाल है। दूसरा ये है कि जैसे वो कहते हैं कि भाई परमानेंसी का जो सवाल है, अस्थायीकरण का जो सवाल है, आपके प्रोविडेंट फंड का जो सवाल है, ग्रेजुइटी का जो सवाल है, न्यूनतम वेतन का जो सवाल है, मातृत्व अवकाश का जो सवाल है, पेंशन का जो सवाल है, ये जो सवाल है ये सवाल हमारे पाले में नहीं है, ये केंद्र सरकार के पाले में है। तो कहा गया कि 1000 रुपए का हमने संस्तुति किया है, हमने चिट्ठी भेजी है कि 1000 रुपया आशा कर्मियों को केंद्र सरकार बढ़ाए, तो 2000 से 3000 हो जाएगा अगर वो बढ़ा देंगे तो। अभी वो बढ़ना नहीं है इसलिए कि मार्च बजट तो आ गया, बजट आ गया, उसमें कोई प्रावधान नहीं है, तो वो बढ़ना नहीं है। वो एक कपोल कल्पित बात है कि कागज पर अगर आपने चिट्ठी लिखी भी है, ईमानदारी से अगर इस बात को मान भी लें कि ऑफिसर सही बोल रहे हैं, सरकार सही बोल रही है, तो चिट्ठी लिखी होगी आपने। वो चिट्ठी 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में कब केंद्र सरकार टेकअप करेगी इसका कुछ पता नहीं है। हम लोगों ने एक बात कही थी कि जैसे हरियाणा में राज्य सरकार 4000 दे रही है, जैसे तेलंगाना में राज्य सरकार 10,000 दे रही है, आंध्र प्रदेश में 10,000 दे रही है, तमिलनाडु में 8,000 दे रही है, केरला में 14,000 दे रही है। इसी तरह प्रदेश दुनिया देश के अन्य प्रांतों में राज्य सरकारें अपने मत से बहुत सारा पैसा दे रही है। उत्तराखंड में आप समझ लीजिए कि 47 रुपए दे रही है, तो 2000 केंद्र का हिस्सा हो गया और 4700 उनका हो गया, 6700 मिल रहा। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो 1500 राज्य सरकार दे रही है, इसको बढ़ा करके राज्य सरकार कम से कम 10,000 करे, तो वो उस पर वो 1 रुपया बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। उनका इस पर कोई नहीं है, वो केंद्र सरकार पर ढकेल दिया उन्होंने। तो ये एक सवाल ये है कि वो सब केंद्र सरकार के पाले में है। राज्य सरकार को इतने बड़े दायरे में हेल्थ का इतना बड़ा काम करने वाली आशा वर्कर्स के लिए राज्य सरकार के पास वो 1500 रुपया जो 1 महीने की सब्जी भर का नहीं है, 15 दिन की सब्जी भर का नहीं है, एक बच्चे की फीस नहीं है, वो 1500 देकर के पीठ थपथपा रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने 1500 कर दिया है। 1500 किया था 2021 में, वो चुनाव होने वाला था असेंबली का, तो 750 बढ़ाया और 750 पहले खा गए थे सब मिल करके, वो 750 देने की बात हुई कि उसे भी भुगतान करेंगे। तो ये पूरा बातचीत रही। हम इस बातचीत में कुछ भी ऐसा सकारात्मक नहीं है जो जिसमें लगे कि नहीं सरकार किसी भी स्तर पर गंभीर है और इनके किसी सवाल को वो हल करना चाहती है। और विद्रोही जी, अभी जैसे बजट पेश किया गया है, केंद्रीय बजट पेश किया गया है,
तो उसमें आशाओं के बारे में कुछ अच्छी घोषणाएं हैं, इसके बारे में आप थोड़ा सा जानकारी दें। देखिए, 2 साल पहले एक घोषणा, जब ये आयुष्मान कार्ड आया तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आई, आयुष्मान आया, तो उसी में उन्होंने घोषणा की कि स्कीम वर्कर्स को भी हम इसके दायरे में लाएंगे, और एक सर्कुलर भी जारी हुआ कि आशा वर्कर्स जो है आयुष्मान कार्ड के दायरे में रहेंगी और 5 लाख रुपए तक का ये इलाज करा सकती हैं। ये सर्कुलर भी जारी हो गया। ये 2 साल पहले की बात है। 2 साल में इसे सरकार ने लागू नहीं किया। अभी वो फिर उसी को पार्लियामेंट में हमारी जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, उन्होंने बजट में कहा कि आयुष्मान कार्ड के दायरे में स्कीम वर्कर्स, खास तौर से उन्होंने नाम लिया आशा, मिड डे मील और आंगनबाड़ी, इनको हम इसके दायरे में ला रहे हैं। आपको बहुत पता होगा कि बहुत सारा आयुष्मान कार्ड लेकर के लोग घूमते रह गए और उसका कहीं कोई इलाज नहीं हुआ। पिछले दौर में वो कूड़ेदान में चले गए। और ये जो योजना चल रही है, ये भी एक चुनावी योजना है। ये चुनाव करना है तो वो ज्यादा से ज्यादा प्रधानमंत्री जी के पास भाषण करने के लिए कुछ रहे, तो और तो कुछ जमीन पे किया नहीं है आपने, बजट में भी आपके पास कुछ नहीं है, तो वो घोषणा का एक हिस्सा है। वो कितना लागू होगा, नहीं होगा, उसका कितना फायदा मिलेगा, कितना जनता को मिला है, कितना नहीं मिलेगा, उसे सरकारी अस्पताल तक लेने को तैयार नहीं है उस कार्ड को, तो इनको कौन सा फायदा मिल जाएगा, वो एक चुनावी घोषणा है और हमें इस पर मतलब उससे हमारा कोई फायदा नहीं। हमने कहा था, हमारा जो मांग है कि ये तमाम रोगों के बीच में काम करने वाली महिलाएं हैं, ये सर्वे करती है, ये टीबी के मरीजों के बीच में जाती है, कुछ रोग के मरीजों के बीच में जाती है, ये दुनिया भर के संक्रामक रोगों के बीच में जाती है और तमाम इस तरह के लोगों को मोटिवेट करके अस्पतालों में ले जाती है और उनकी बस्तियों में जाती है। कोविड में आपने देखा कि बिना किसी प्रोटेक्शन किट के एक 2 रुपए वाला मास्क लगा करके और बिना सैनिटाइजर, बिना ग्लव्स के जब सारा देश घरों में घुसा हुआ था, तो ये सर्वे कर रही थी। यानी इतना जोखिम है। तो हम लोगों ने कहा कि इनको अस्थायी रूप से 50 लाख रुपए का जीवन बीमा और 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जाए। ये जब बीमार होती है तो जिन अस्पतालों में ये दूसरों को ले जाकर के इलाज करवाती है, उन्हीं अस्पतालों में इनको कोई देखने वाला नहीं मिलता है। लेकिन सरकार वो 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा और 50 लाख का जीवन बीमा देने को तैयार नहीं है, और वो 5 लाख का एक झुंझुना पकड़ा रहे हैं कि आप चलिए और इससे खेलिए और चुनाव हो जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा। तो वो कुछ है नहीं। बुनियादी सवाल जो है वो ये है कि सरकार कुछ करना नहीं चाहती है। उसका एजेंडा अभी भी ये तमाम जो कामगार महिलाएं हैं, ये गुलामों की स्थिति में 2000 रुपए में काम करती रहे, ये सस्ते श्रमिक के रूप में। जबकि 2013 में 45वें श्रम सम्मेलन में मनमोहन सिंह उसके अध्यक्ष थे, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, और ये मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो इस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये उसके आयोजक थे, उस समय श्रम मंत्री थे भारत सरकार के। तो वो जो 45वां श्रम सम्मेलन है, उसमें उन्होंने क्लास 19 में लिखा हुआ है कि आशा, मिड डे मील और आंगनवाड़ी को वॉलंटियर कहना बंद करिए और इनको रिकॉग्नाइज एज ए वर्कर। और दूसरे क्लास में उन्होंने कहा कि इनको न्यूनतम वेतन का गारंटी करिए। तो उस समय न्यूनतम वेतन अगर दिया जाता तो 21,000 था। ये स्किल्ड है। आशा का काम कोई दूसरा कर सकता है? नहीं कर सकता है। ये स्किल्ड वर्कर है। आज की तारीख में इनका न्यूनतम वेतन 36,000 होना चाहिए। आप कितने में काम ले रहे हैं इनसे? इनसे 2,000 रुपए में काम ले रहे हैं, और उस 2,000 रुपए में भी 500 रुपए आप छीन ले रहे हैं इनसे। आप 70 तरह का काम ले रहे हैं इनसे, और आप इनको पैसा 6 काम का दे रहे हैं, इंसेंटिव दे रहे हैं। आप इनको कोई मानदेय नहीं देते, आप उनका कोई जीवन सुरक्षा नहीं करते, उनका कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं करते, उनका मातृत्व अवकाश आप नहीं देते, त्योहारी छुट्टी, परिवार राष्ट्रीय छुट्टी आप उनको नहीं देते, रात के 12 बजे दौड़ाते हैं, सवेरे से शाम तक दौड़ाते हैं, उनको स्टेशनरी आप नहीं देते हैं, अपमानित करते हैं। ये सारा का सारा खेल चला। तो आप तो ये ऐसा तो दुनिया के किसी भी देश में नहीं देखा जा सकता है कि इतने बड़े पैमाने पर इतना भयानक शोषण हो रहा हो। इनका कहते हैं, एक सवाल और था जिसपे बहुत मैं हास्यास्पद बात बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था कि जहां पर महिला कामगार होंगी वहां पर जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी बनेगी अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट। हम लोग 5 साल से मांग कर रहे हैं, 3 साल से 4 साल से लगातार चिल्ला रहे हैं कि हर जिले में एक
सेंसिटाइजेशन कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट बनाई जाए। हमारी लोगों की जब बात हो रही थी तो एनएचएम के निदेशक ने कहा कि नहीं, वो तो सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी बनी हुई है। कहां बनी हुई है? डीएम साहब बात करिए। माने कमेटी बनी हुई है और रोज उत्पीड़न हो रहा है, रोज सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है, कोई फोन पे अश्लील चैट कर रहा है उसके साथ, और कोई सौदेबाजी कर रहा है, ये सारा घटना हो रहा है और उनके खिलाफ सीएमओ जांच कर रहे हैं। यानी उसका कोई एक हेल्पलाइन नंबर तक इनके पास नहीं है कि जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ जो कमेटियां बनी हुई है, जिसको जेंडर कैश कहते हैं, उसका एक हेल्पलाइन नंबर तक आपके पास नहीं है। तो ये समझ लीजिए कि पूरा का पूरा ये शोषण और उत्पीड़न का और श्रम की लूट के साथ साथ इनकी थोड़ी सी जो अर्जित और कमाई हुई पूंजी है उसकी भी लूट का एक नेक्सस है, और सरकार इसको न सुनना चाहती है और न इस पर कोई बात करना चाहती है। वो पूरा नौकर सहाना ढंग से, वो जैसे एक ट्रीटमेंट होता है आजकल, जो ब्यूरोक्रेसी का जो एरोगेंसी है, सरकार की जो एरोगेंसी है, वो ब्यूरोक्रेसी में एरोगेंसी दिखाई पड़ रही है। और ये ऊपर से नीचे तक ये पूरा एक सेटअप है, और इस सेटअप को तोड़ने के लिए एक मानिए जो ताकत की जरूरत है, जिस तरह के आंदोलन की जरूरत है, जिस तरह के जनउबाल की जरूरत है, वो शायद अभी नहीं परिलक्षित हुआ होगा, इसीलिए सरकार इसे अनसुना कर रही है। देखिए, एक बात तो ये समझ लीजिए कि पूरे देश का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसको पूरा खत्म कर दिया सरकार ने। आप देखिए कि जो हमारा स्ट्रक्चर था, सरकारी ढांचा था अस्पतालों का, पीएससी का, जिला अस्पतालों का, ये जो पूरा नेटवर्क था, उसके बाद ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आया। इस राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जरिए आपने उस स्ट्रक्चर को कमजोर किया और वहां धीरे धीरे आउटसोर्सिंग, संविदा, वो पूरा जो सरकारी ढांचा था वो पूरा संविदा के हवाले हो गया। उसके अंदर आप जाइए तो 90% आपको आउटसोर्सिंग कंपनियां मिलेंगी जो नर्स सप्लाई कर रही है, सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉय सप्लाई कर रही है, इवन संविदा में डॉक्टर आपको मिल जाएंगे। अस्थायी डॉक्टरों का काल हो गया है। तो वो एक तरह से, और उसके अंदर निजीकरण का, प्राइवेट पार्टनरशिप का पूरा एक खेल उसके अंदर शुरू है। अब आप ले आए इस कम्युनिटी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की एक प्रणाली, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जरिए। इसमें आपने पूरे देश के अंदर 20 लाख लोग खाली आशा वर्कर्स के रूप में आपने इसके अंदर आपने नियोजित किए। अब इन 20 लाख लोगों को अगर 2013 के 45वें श्रम सम्मेलन के हिसाब से न्यूनतम वेतन का गारंटी आप करें, तो आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि जो श्रम की लूट का जो दौर है, वो श्रम किसके लिए है? जो इस देश के अंदर जो पैसा है, वो पैसा चंद घरानों के लिए है, पूंजीपतियों के लिए है, नौकरशाहों के लिए है। वो पैसा दरअसल में कामगारों के लिए नहीं है। इसलिए सरकार इन लोगों से, इस देश के अंदर जो संविधान का बेसिक था कि न्यूनतम वेतन से कम पर आप किसी से काम नहीं ले सकते हैं, अभी लोहार का, मोची का, बढ़ई का, सबका न्यूनतम वेतन तय होता है, इनका न्यूनतम वेतन क्यों नहीं तय होगा? तो आप कहेंगे वॉलंटियर है, तो फिर जब ये वॉलंटियर है तो किस नौकरी से निकाल देने की बात आप करते हैं? फिर आप इन पर काम, इनकी इच्छा पर काम रहेगा कि जितना चाहेंगे उतना करेंगे, जितना चाहे नहीं करेंगी तो आप उनको निष्क्रिय कर देंगे, आप उनसे, उनको बचाए रखने के लिए लूट करेंगे। वो पूरा एक खेल है और सरकार दरअसल में इनको कुछ देना नहीं चाहती है। उनको लगता है कि ये मुफ्त के गुलाम मिल गए हैं और इन मुफ्त के गुलामों से काम चलाना है। आप आश्चर्य करेंगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हमारे भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की उपस्थिति में भारत की आशाओं को कोविड का वर्ल्ड लीडर कहा, ग्लोबल लीडर है। और ग्लोबल लीडर का उपाधि पाने वाली आशा थप्पड़ खा रही है। उससे 10,000 करोड़ का वसूली हो जा रहा है, उसका पैसा चोरी हो जा रहा है, उससे 70 काम ले रहे। सवेरे से शाम तक। अभी एक श्रावस्ती के जिलाधिकारी महोदय है, उन्होंने रात के 12 बजे आयुष्मान कार्ड बनाने में उसकी ड्यूटी लगा दी, आशाओं की ड्यूटी कागज पे लगा दी। हाईकोर्ट सुनने को तैयार नहीं है कि 12 बजे रात में एक महिला जाएगी और वो ड्यूटी करेगी और आयुष्मान कार्ड बनाएगी। कलेक्टर सीएमओ को गाली दे रहा है, वहां बस्ती में हार्ट अटैक हो गया सीएमओ का। आप समझिए कि आशा वर्कर का क्या हाल होगा इसी आयुष्मान कार्ड के अंदर। तो ये जो पूरा खेल चल रहा है कि प्रधानमंत्री का कोई पायलट प्रोजेक्ट है, आभा आईडी बनाइए, आभा आईडी बना रही। ये कक्षा 4-5 आप भर्ती करते समय तो आपने एजुकेशन का ख्याल नहीं किया। अभी आप उसके हाथ में वो आपने मोबाइल पकड़ा दिया है,
मोबाइल पकड़ा करके आप कह रहे हैं कि आप इसके अंदर पूरा कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करिए, आप रुपए 2000 दे रहे हैं, कह रहे हैं आप अपने बच्चों को लगाइए, आप अपनी बेटी से करवाइए। 2000 रुपए के लिए वो अपने पूरे घर को इन्वॉल्व कर देगी। आप कह रहे हैं 7 बजे सवेरे जाकर के राशन की दुकान में खड़ी होइए और वहां जो कोटेदार है उसके यहां जो आने वाले लोग, राशन लेने वाले लोग आ रहे हैं, उनको आप पंचायत सेक्रेटरी के संपर्क में ले जाकर के उनका आयुष्मान कार्ड बनवाइए। ये हालत है कि माने इनका जीना हराम कर दिया इन लोगों ने। तो आतंक, डर और गरीबी तीनों का फायदा उठाते हुए इनकी जो तकलीफ है और समाज के अंदर जो इनका सो कॉल्ड वुमन एम्पावरमेंट है, जिसको हिंदी में नारी सशक्तिकरण कहेंगे, उस नारी सशक्तिकरण का ये विद्रूप और कुरूप चेहरा है। किसी आशा वर्कर को देख लीजिए, उससे 2 मिनट बात कर लीजिए तो इनके नारी सशक्तिकरण का असली स्वरूप आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। सरकारों का जो ये हीला हवाली वाला, टालने वाला रवैया है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? तो मैं ये कह रहा था कि ये जो पूरी स्थिति है, इस स्थिति में केंद्र और प्रांत दोनों की सरकारें पूरा एक साथ हैं और ब्यूरोक्रेसी का पूरा जो लूटपाट का पूरा है, इसीलिए कि वो दरोगा की तरह इनसे काम ले सके, है ना। तो ये सब चल रहा है और इसलिए पूरे देश की स्कीम वर्कर्स, खासतौर से 20 लाख आशा वर्कर्स आगामी 16 फरवरी को दिल्ली सरकार के इस व्यवहार के खिलाफ कि बजट आया और उस बजट में आप सुन नहीं रहे हैं, 45वें और 46वें श्रम सम्मेलन की सिफारिशों को लागू करने के संबंध में 2019 में एक कमेटी बनी थी। पार्लियामेंट में आपने जवाब दिया एक सांसद के सवाल पर और कहा कि कमेटी की रिपोर्ट आने पर हम इसको लागू कर देंगे। अभी तक आपने उसको लागू नहीं किया, जिसमें परमानेंसी का सवाल है, जिसमें इनको स्वास्थ्य कार्यकर्ता मानने का सवाल है, पीएफ का सवाल है, ग्रेजुएटी का सवाल है, पेंशन का सवाल है, काम के घंटों का सवाल है। ह्यूमन नेचर है कि काम की सीमा रहेगी ना। मानव शरीर और उसका भोजन और स्वास्थ्य तीनों को मिला के बनता है काम का घंटा। तो इन सारे सवालों को लेकर के आगामी 16 फरवरी को पूरा राष्ट्रीय हड़ताल होने जा रही है। तो ये एक हमारा उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन जो हमारे महासंघ का हिस्सा है, वो भी इस आंदोलन का हिस्सा रहेगी। हमारा ऑल इंडिया स्कीम वर्कर्स फेडरेशन जो संबंध एक्टू, वो भी उस महासंघ में, उस आवाहन में शामिल है। तो उत्तर प्रदेश में हम लोग भी शामिल हैं। वो सवाल आप पूछ लीजिए। अभी एक ऐसा ही मामला अमेठी में भी आया था दुबे जी, जिसमें किसी आशा वर्कर्स ने एक केंद्रीय मंत्री के साथ कुछ बात की थी वेतन को लेकर के। उसमें जवाब दिया था उन्होंने कि काम करना है तो काम करो वरना घर बैठो, ऐसा कुछ कहा था। इसके बारे में हाँ जी जी जी, दरअसल में ये अब आप समझ सकते हैं कि एक केंद्रीय मंत्री वो अपने पैसे की शिकायत कर रही थी कि जिंदा रहने भर का 2000 रुपए में गुजारा नहीं हो पा रहा है और हम लोगों का भी भाई न्यूनतम वेतन का जो सिद्धांत है उसको लागू किया जाए और हम लोगों का कुछ नहीं कर सकते हैं तो 10,000 ही कर दीजिए एक मुश्त है। तो उसको कहा कि पैसे नहीं है तो फिर काम क्यों करती हो, अपने घर में बैठो। जब मंत्रियों का ये जवाब रहेगा तो स्वाभाविक है कि आप समझ सकते हैं कि सरकार और क्या कर रही होगी, क्या सोच रही होगी इनके बारे में। तो वो गुलामों का समझते हैं कि मुफ्त के गुलाम मिल गए हैं, बस इतना है। आशा वर्करों का एक और देखा जाता है कि वो महीने में काफी समय तक मुख्यालय और अन्य जगह पे जाती, कैसे वो कन्वेंस और जो ट्रांसपोर्टेशन का वो खर्चा कैसे निकालती होगी जब इतना पैसा नहीं मिलता। मैं वहाँ अलीगढ़ में गया था तो एक लड़की मिली हमको, करीब 28-29 साल की थी। तो बहुत थकी हुई परेशान धूप में आई। ये शायद अगस्त का महीना था और उस महीने में धूप बहुत तेज होती है। तो मैं बैठा था मीटिंग में, तो आई तो मैंने कहा कि इसको दीदी को पानी पिलाओ। क्यों दौड़ते हुए आई? तो कहा सर मैं 13 किलोमीटर रोज पैदल आती हूँ, हमको जितना मिलता है अगर हम टेम्पो से भी यात्रा करेंगे तो हमारा तो सब उसी में खर्च हो जाएगा, कुछ नहीं है, कोई यात्रा भत्ता नहीं है। आश्चर्यजनक बात है, मैंने बताया ना अभी कि कोविड में आपने 2 साल काम लिया, 24 महीने, 5 महीने का देकर बैठे हुए हैं, 19,000 जेब में रखे हुए हैं। ये हालत है, इनके 20 काम का पैसा गायब है।
बात कर रहे हैं तो वो बताया जा रहा है उसको कि आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम अगर भ्रष्टाचार के सवाल को कह रहे हैं कि भाई इसको ठीक करिए, आपने तो वादा किया था ना उत्तर प्रदेश की सरकार से, जनता से, कि करप्शन पर हम 0 टॉलरेंस रखेंगे। तो जब आपका करप्शन पर 0 टॉलरेंस है, तो फिर ये जो 1000 करोड़ रुपए की और 1.5 लाख करोड़ की जो हेराफेरी है और वसूली है, इसके खिलाफ आपका टॉलरेंस कहां चला जाता है, 0 टॉलरेंस कहां जाता है? मेरा सवाल तो यही है। वो कह रहे हैं आप क्यों बोलते हैं, आप क्यों बोलते हैं? हम लोग एक राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त महासंघ के हिस्से हैं और इस प्रदेश भर प्रदेश में भी हमारे महासंघ को मान्यता है। केंद्र से, दिल्ली से भी हमारा महासंघ राष्ट्रीय महासंघ है और उत्तर प्रदेश में भी हमारा महासंघ को उत्तर प्रदेश सरकार ने भी मान्यता दे रखी है और उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन हमारे संगठन का हिस्सा है, हमारे महासंघ का। हम क्यों नहीं बोलेंगे उसके लिए? हम इस प्रदेश के अंदर किसी भी मजदूर के साथ अन्याय होता रहेगा तो उसके खिलाफ खड़े होंगे, उस अन्याय के खिलाफ खड़े होंगे। हम बोलते हैं तो आप बोलते हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं। हम सही बोल रहे हैं। हम, आप इसका जवाब दीजिए ना कि आपके यहां लूट हो रही कि नहीं हो रही। तो आपके यहां लूट हो रही तो आप कह रहे हैं कि इतने बड़े स्ट्रक्चर में ये सब छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, सबूत लेके आइए। जब कहते हैं कि आपके मेल में, ईमेल में, कौन, हमने पूछा एक सवाल गवर्नमेंट ऑफिसर से कि आपका ईमेल कौन देखता है? 1000 ईमेल होगा जिसके अंदर वीडियोज पड़े हुए हैं, उसके अंदर तमाम तरह के करप्शन के सबूत पड़े हुए हैं। अभी मैं तमाम सारे वीडियोज आपको दे सकता हूं। रुपए गिन रहे हैं लोग, जबरदस्ती नोच रहे हैं, बैठे हुए, सार्वजनिक रूप से रुपए लिए जा रहे हैं, वसूली हो रही। बाराबंकी में मुकदमा लिखाया हम लोगों ने एक अधिकारी के खिलाफ की 54 लोगों से 4-4 हजार रुपया ले लिया। सरदार नगर मुख्यमंत्री का इलाका है, वहां पर अभी 6-6 हजार रुपए 12,000 के अगेंस्ट में ले लिया। एक अधिकारी आपको मिल जाएगा, मेरे पास उसका ऑडियो और वीडियो दोनों है, जिसने कहा कि अरे मुख्यमंत्री को सब पता है। आप कह रहे हैं कि हम इन अस्पतालों को पीजीआई, एम्स और वेदांता बनाने जा रहे हैं। ये जो कम्युनिटी ये है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इनको हम वेदांता बनाएंगे, इनको मैक्स बनाएंगे। इनको मैक्स बनाइएगा, जहां ले जाकर के गर्भवती को ले जाइए तो 3,000 रुपए का वसूली होता है। तागा, धागा, ग्लव्स, दवाइयां सब बाहर से लाना पड़ता है। डॉक्टर ओपीडी नहीं करता है। मनचाही जगह से सारी मशीनें खराब पड़ी हुई है, मनचाही जगह से चिट्ठी लिख देगा कि वहां से एक्सरे करा के लाइए, वहां से अल्ट्रासाउंड करा के लाइए, वहां से कमीशन लेता है। और इस पूरे लूटपाट के दौर में ये गुड गवर्नेंस वाली गवर्नमेंट जो 0 टॉलरेंस की बात करती है और उसके ऑफिसर्स उस सवाल को सुनना नहीं चाहते। हम तो आपको सचेत कर रहे हैं, हमारा आपको बदनाम करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन हमारी पीड़ा है कि हमारी बहनें 2,000 रुपए पाती हैं और उस 2,000 रुपए से आपके अधिकारी छीन लेते हैं। आप कुछ दे नहीं रहे हैं तो कम से कम उनके बच्चों की थाली में जो थोड़ा सा भात है उसको आप मत छीनिए। और इसके खिलाफ तो लड़ाई जारी रहेगी और हम लोग लड़ेंगे। और ये आगे जो चुनाव आ रहा है इसको भी हम लोग एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे, इस करप्शन के सवाल को लेकर के, अपने शोषण के सवाल को लेकर के, और हमारा जो परमानेंसी का सवाल है, अस्थायीकरण का सवाल है, और 2013 के जो श्रम सम्मेलन की, जो 45वें श्रम सम्मेलन की जो सिफारिश है, उसको लागू करने के लिए जो भी चुनाव लड़ने आएगा हम पूछेंगे उससे सवाल। हम पूछेंगे, जो जब हमारे मोहल्ले में कोई आएगा, हमारी आशा वर्कर्स के घर कोई जाएगा तो वो पूछेंगे सवाल कि हमारी परमानेंसी का क्या हुआ भाई, हमारे न्यूनतम वेतन का क्या हुआ। मंत्री जी आप तो वहां जाके पार्लियामेंट में बैठते हैं तो 10 लाख रुपए का नकदीकरण लेते हैं, जहाज का टिकट है, बस का टिकट है, रेल का टिकट है, विदेश यात्रा है, दिल्ली में मकान है, सेक्रेटरी रखने का 20,000 है, स्वास्थ्य का पैसा है? हमारा 2,000 में कैसे गुजारा होता है? प्रदेश सरकार का मंत्री 30 लाख रुपए खाली पॉकेट खर्चा लेता है और उसको 2,000 देकर के आप धमकाते हैं कि नौकरी से निकाल देंगे। वाह भाई वाह। तो अगर यही रामराज्य है तो ये रामराज्य स्वीकार नहीं है, इसके खिलाफ लड़ाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद विद्रोही जी, आप हमारे बीच में आए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों को दी। एक बार फिर से धन्यवाद।